Hello friends, how are you? Good morning all of you. So we are going to start our news discussion today. 14 दिसंबर है आज और आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल हैं. कुछ आर्टिकल तो आज के हैं और कुछ पहले के आर्टिकल हैं. तो प्रीवियस आर्टिकल में आईआर का इशू बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद द मल्टीलेटरल फोरम्स. तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं and it is going to be a very good article, so please be there to listen all these things and to make a good notes. तो कौन कौन लोग आ चुके हैं प्लीज़ बताएंगे कमेंट में. जितने भी लोग आ गए हैं जो डेली व्यूअर्स हैं, डेली डिस्कशन को सुनते हैं. सो पिंकेश, प्रभाकर, रेनू सभी लोग आ गए हैं. धीरज, हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेरी गुड मॉर्निंग. आंचल, आपके और भी फ्रेंड्स जो हैं उनको बताएं प्लीज़. जिनके लेस फ्रेंड्स हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है. अभी आप लोग यूपीएससी प्रिपरेशन में हैं तो जितने कम लोग रहें उतना ज़्यादा अच्छा है आपको डिस्टर्ब करने के लिए. लेकिन जो आपके ऐसे फ्रेंड हैं जो एकेडमिकली आपकी हेल्प करते हैं, आप किसी ग्रुप में हैं, वहाँ पर थोड़ा बताएं लोगों को कि इस डिस्कशन पे इंक्लूड हो जाएं. ठीक है. तो बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स अभी ऐड हुए हैं, नए लोग हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनको बता दें इस प्लेटफॉर्म में हम लोग पूरे डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं. इसके अलावा आपको मेंस के लिए क्वेश्चन दिया जाता है आंसर राइटिंग करने के लिए. उस क्वेश्चन का आंसर लिख करके आपको एक ग्रुप पे अपलोड करना होता है. वो टेलीग्राम पर है. टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. आंसर रिव्यू ग्रुप के नाम से है. वहाँ पे जाके आप लोग अपलोड करें अपना आंसर पीडीएफ के फॉर्म में और एक दूसरे के आंसर्स को आप लोग चेक करें. ठीक है. इसके अलावा इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. उसका आंसर देना कंपलसरी है. और आज से मैंने एक नया फीचर ऐड किया है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं पर आज ही सेम डे बता दूंगी, सो दैट कोई कन्फ्यूजन मन में ना रहे. ठीक है ना. तो हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी देखते चलेंगे. गुड मॉर्निंग विशु. बाकी लोग कहाँ पर हैं? डेली व्यूअर्स प्लीज़ जल्दी जल्दी ऐड हो जाएं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 5 मिनट लेट हैं. तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मैंने एक आप लोगों को ऐसे राइटिंग करने के लिए टॉपिक दिया था और कुछ परेशानी आ रही होगी. जैसा कि कुछ स्टूडेंट ने बताया है कि इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी लोगों की भी कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. हेलो सूरज, गुड मॉर्निंग. सो नाउ हेयर जो कोटेशन आपको दिया गया था जिस पर आपको ऐसे राइटिंग करनी थी वो था इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड. ठीक है. अब हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे, वो बहुत डिस्कशन का टाइम ऐसे पर नहीं होगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पर. जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो जेन्युइनली ऐसे राइटिंग करना चाह रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू राइट एन ऐसे. आप अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं, अदर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो ऐसे राइटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ इस कोटेशन में आपको सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि ये कोटेशन है किसका. तो फटाफट से बता दीजिए ये कोटेशन किसका है. ओके. हाय पिंकेश, आप बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, इट्स वेरी नाइस. बिल्कुल. तो हम लोगों ने जो वो ऐड बनाया है वो इसलिए ही है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो स्टेप अप आईएएस पर हमें फॉलो कर रहे थे उनसे हमारा कांटेक्ट टूट गया है और वो हमें जान पाए, वो जान जाए कि आईएएस दरबार पर डिस्कशन हो रहा है और यहाँ पर हमारे साथ आकर के फिर से जुड़ जाएं. तो प्लीज़ अपने आप फ्रेंड्स को बता दें कि हियर वी आर डिस्कसिंग द न्यूज़पेपर इन अ बेटर मैनर, जैसा हम पहले डिस्कस करते थे. तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि ये जो कोटेशन है ये किसका है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू स्टार्ट दिस ऑन दिस आर्टिकल. प्लीज़ जल्दी से बताइए. किसी को भी मालूम है क्या? ओके. प्रखर का आंसर आया गांधी जी. ओके. बाकी लोग क्या सहमत हैं प्रखर से? क्या ये कोटेशन गांधी जी का है? सो इफ़ यू नो, अगर आपको पता चल जाता है कि ये कोटेशन गांधी जी का है तो आपको गांधी जी के पूरे जीवनी से या उनके जो इवेंट्स हैं, उनके द्वारा उठाए गए जो स्टेप्स हैं, कदम हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. और अगर आपको नहीं भी मालूम है कि ये कोटेशन किसका है तो इस सेंटेंस से आपको कुछ पता चल रहा है. क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड. मतलब आपको बिना एग्रेसिव हुए, बिना एरोगेंट कैरेक्टर के, बहुत ही पीसफुली, बहुत ही काम होकर के कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ वो पूरे वर्ल्ड को शेक कर सकती है. इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल वी कैन टेक एज वाटर. वाटर को अगर आप देखते हैं तो वाटर बहुत ही जेंटल चीज़ है, राइट. वाटर क्या करती है, वो हर एक जगह पर अपना प्रेजेंस शो करती है. इसके अलावा वाटर आप देखते हैं कि एक नदी जो है वो पहाड़ को भी काट सकती है. तो
जो हमारा जेंटलनेस है या जो एक ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर है, उसमें ज़रूरी नहीं कि हम एक बड़े बदलाव में, एक बड़े अगर रिफॉर्म को लाना चाहते हैं तो हम वायलेंस का सहारा लें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए, गांधी जी के जो टर्म्स हैं, कंडीशंस थे, उसको फॉलो करते हुए अपने जो रिफॉर्म है या जो सोसाइटी में आप बदलाव लाना चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को स्टार्ट करना है। और अगर आपको पता है कि ये कोटेशन गांधी जी का है तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि बाय दिस कोटेशन व्हाट ही वांट्स टू टेल यू। उसके बाद आप ऐसे में कुछ स्टोरीज डाल सकते हैं, आप कुछ एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक वाटर का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद अपने रियल लाइफ का कुछ एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें आपको गांधी जी के बारे में सिर्फ नहीं लिखना है, गांधी जी ने क्या किया ऐसा वैसा, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं लिखनी है। आपको उनके लाइफ से कुछ इवेंट्स निकाल करके और उसको रियल लाइफ में डालते हुए ऐसे राइटिंग करनी है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग में जो आप जीएस पर आंसर लिखते हैं और ऐसे राइटिंग में एक डिफरेंस होता है। और जब यहाँ पे आपको जैसा मालूम होगा, हमारा पर्सनल गाइडेंस का पूरा प्रोग्राम है, जो लोग पहले से जानते हैं, उसमें हम लोग आपको यही ट्रेन करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस है, ऐसे राइटिंग में क्या डिफरेंस है, कितने लेवल पर ऐसे में हम जा सकते हैं, आप कितने इमोशंस को शो कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे सीखना है। बट मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग जो हमारा ग्रुप है वहाँ पर जुड़े रहें, ऐसे लिखें, चाहे आप ऐसे पहली बार क्यों ना लिख रहे हो, बट आप लिखें और वहाँ पर अपलोड करें। ओके, तो बाकी सभी लोगों को क्लियर हो गया है ना कि हाउ टू स्टार्ट। और जिनको भी क्लियर हो गया है वो प्लीज़ लिखेंगे, बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत हिचकिचाइए, और लिख करके आप वहाँ पर अपलोड कीजिए। ओके, सो लेट्स गो अहेड। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो लोग नए हैं उनको बता दें कि जो मास्टर ट्रीटी के बारे में आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये किससे फॉलोइंग, किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एज यू नो कि OECD, WTO और G20 का ऑप्शन आपको दिख रहा है, विच इज़ नॉट द आंसर ऑफ कोर्स। तो ये इसमें से कोई भी नहीं होगा, बट वी नो कि ये नन ऑफ देम होगा। बहुत सारे लोगों का आंसर नन ऑफ देम में आया था। अब नन ऑफ देम अगर है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये EU से जुड़ा हुआ है, यूरोपियन यूनियन से ये एसोसिएटेड है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था। और मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो लोग लाइव में नहीं आ पाते हैं, जो ये मेरा डिस्कशन बाद में सुन रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज़ राइट द आंसर देयर। आप कमेंट में आंसर कीजिए, और इससे ये होगा कि हमें ये पता चलेगा कि आप जब बाद में भी वीडियो देख रहे हो तो आप सीरियसली वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका राइट आंसर आपको लिखना है कमेंट में। ओके, नाउ स्टार्ट द आर्टिकल। आवर फर्स्ट आर्टिकल इज काउंटिंग वर्कर्स इन। देखिए, ये एडिटोरियल वाले पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है साइड में। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस आर्टिकल, और कुछ इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स से। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है इन इकोनॉमी? आप अगर जानते हैं तो बताइए कुछ परसेंटेज के टर्म में, जो आपको याद हो, किसी आपको प्लेटफॉर्म पर डाटा मिला हो कहीं पर, या किसी एक बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने कहा हो कि इंडिया में इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं वो कितना % कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या पूरी जो यहाँ की इकॉनमी है उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर का क्या रेशियो है। प्लीज़ राइट डाउन द आंसर अगर आपको मालूम है इसके बारे में। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस आर्टिकल। क्या कहा गया है इसमें? देखिए, यहाँ पे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी समस्या है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, तो सभी को क्लियर हो रहा है ना डिस्कशन में? सभी लोग एक्टिव हैं? प्लीज़ लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को। जिसको ऐसे का पूरा एक्सप्रेशन पसंद आया हो फटाफट से लाइक कर दीजिए। इससे एज यू नो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि वी आर गोइंग गुड, आप लोगों को समझा पा रही हूँ मैं। बाकी मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं पिछले दिन से और ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। जब स्टेप अप IAS पे हम लोग डिस्कस करते थे तो आपको याद होगा हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वर्कर एक्ट 1979 के बारे में, राइट। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लिखी हुई हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। सूरज का कहना है कि इनफॉर्मल सेक्टर में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, PLFS की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि इनफॉर्मल सेक्टर ओवरऑल जो इंडिया में है वो 90% से ऊपर है। ध्यान दीजिए, इनफॉर्मल सेक्टर का क्या मतलब होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या मतलब होता है। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन करने का, बट एक अगर सिंपल टर्म में आपको मैं बताऊं तो एक में सोशल सिक्योरिटीज़ होती हैं और एक में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। तो 90% या उससे ज़्यादा अगर सेक्टर इनफॉर्मल है, दैट मीन्स कि यहाँ पर
यहाँ पर आपको सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। और अगर आपको सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं दी जा रही हैं तो वन डे यू विल बी पैनिक इन पैनिक सिचुएशन, लाइक जैसे कोरोना के समय में हुआ। सारे जो माइग्रेंट लेबर्स थे या ऐसे जो भी वेंडर्स लोग थे, उनको जब उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रह गई कि वो मार्केट में अपना सामान सेल कर पाएँ, और बिकॉज सब कुछ लॉक हो गया, लॉक्ड कंडीशन में वो पैनिक हो गए बिकॉज उनके पास सिक्योरिटीज़ नहीं थी। प्रखर, सूरज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 46% या 50% ये नहीं है, इट इज़ अबव 90%, ठीक है। तो इंडिया में इसी को फॉर्मलाइज करने की बात होती है बार बार कि प्लीज़ इस पूरे सेक्टर को आप यहाँ के ज़्यादातर वर्कर्स को फॉर्मल कीजिए, और वो बहुत ज़रूरी है फॉर्मलाइज करना, बिकॉज सोशल सिक्योरिटी जब तक हम प्रोवाइड नहीं करेंगे सो इट विल हार्म द पीपल, इट विल हार्म द यंग पीपल। और जो यंग पीपल हैं उनको यहाँ से दिक्कत हो सकती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं मिलेगी तो एज़ यू नो कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इस समय में काफ़ी ज़्यादा है, और इससे ओवरऑल अगर हम उनको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, वन डे बहुत ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और इंडिया की इकोनॉमी जो है वह स्टेगनेंट हो जाएगी, ग्रोथ की जगह पर हम नीचे जाने लग जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हमें इस पूरे माइंडसेट में रखना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू हैव फ्रॉम दिस आर्टिकल। नाउ माइग्रेंट वर्कर की प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी और आपको इवन पता भी है, कई बार से हम लोग इसको डिस्कस भी करते आ रहे हैं। अब अगर हर स्टेट में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट इम्प्लीमेंटेड होता, सेफ्टी नेट क्रिएट किया जाता, तो क्या ये सिचुएशन आज आती? नहीं आती। अगर सारे जो वर्कर हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, वो रजिस्टर्ड होते, उनको जो कॉन्ट्रैक्टर हैं सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा पाते, उनके पास लाइसेंस होता, तो उनको इतनी समस्याएं नहीं आती। नाउ द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ वुड हैव इंश्योर्ड दैट इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टेट माइग्रेंट वुड हैव बीन रेडिली अवेलेबल एट द स्टेट मशीनरीज। नाउ प्लीज़ एक बार फिर से बता दूं, जो लोग अगर फास्ट हो रही हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसमें सेफ्टी नेट को देने की बात कही गई है। कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया है कि आप जो लेबर्स को लेकर के आते हैं उनको आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और जो रजिस्टर्ड लेबर होंगे उनको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रॉपर छुट्टी वगैरह की सुविधाएं होनी चाहिए, ये सब कहा गया है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? यहाँ पर पॉलिटिकल विल इंपॉर्टेंट होगा। सो स्टेट मशीनरीज़ के पास अब एक इम्पॉर्टेंट ये काम है कि वो जल्द से जल्द जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो भी वर्कर्स हैं उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाएं। हाउएवर नो सच डिटेल रिकॉर्ड वर मेंटेन एंड इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स। तो अभी तक कोई भी ऐसा प्रॉपर डिटेल रिकॉर्ड ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस फेलियर को, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और एक डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ओके, तो एक रिक्वेस्ट है, बाकी सारे लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें डिस्कशन को, फास्ट ज्वाइन करें। ओके, now as reported in this paper, the labor ministry will build a new database of migrant worker as well as those in the informal economy, which is hope will be up and running May June next year। तो अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी माइग्रेंट वर्कर्स के पास, या फिर कोई भी अगर आप लेबर टर्म्स में देखेंगे तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर डाटाबेस क्रिएट किया जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा है। जो लेबर मिनिस्ट्री, ऐसा उन्होंने कहा है कि अगले साल मई जून तक इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड द प्लान entails tapping into the existing database of government schemes such as मनरेगा एंड वन नेशन वन राशन कार्ड। इन सब को क्रिएट करके जो माइग्रेंट वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सारे आप आंसर में लिखेंगे कि हम अपने पूरे इकॉनमी को कैसे फॉर्मलाइज कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को कैसे आप यहाँ पे स्कीम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने आंसर में लिखना है। फिर आधार जो सबको इनेबल किया जा रहा है, आधार कार्ड दिया जा रहा है, उससे डीबीटी ट्रांसफ़र आजकल हो जा रहा है, तो उसमें अभी क्या इशू आ रहा है, डुप्लीकेशन का इशू आ रहा है। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये सब देखिए यहाँ पे कंसर्न्स एंड उसको एड्रेस करने के लिए जो सॉल्यूशन है ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, नाउ द सेवरल क्वेश्चंस विल नीड टू बी एड्रेस्ड। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसको कि हमें एड्रेस करना है। व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? दैट conversation have centered largely around the interstate migrants and sidestepping the issue interstate migrants। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग कमाने जाते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर की तरह पे जाते हैं,
उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे राज्य में अभी कोरोना के बाद से अलग अलग कानून आ गए हैं लेबर को लेकर के, राइट, लेबर रिफॉर्म को लेकर के आप कह सकते हैं। अब कुछ राज्यों ने ये कहा है कि उनके जो लेबर हैं उस राज्य के वो बाहर कमाने के लिए नहीं जाएंगे, या फिर जाएंगे तो उनको ये स्कीम्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें अभी सामने आ रही हैं लॉकडाउन के बाद, जब चीज़ें नॉर्मल हुई हैं। इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन भी ऐसा था। The extent of migration in the country depend on the definition employed. For instance, the definition used by the NSS and census are different. तो आपको मैंने बताया था एक बार कि माइग्रेंट वर्कर या माइग्रेशन का जो डेफिनेशन है ओवरऑल, कि आप किनको, किस एम्प्लॉयमेंट को आप कह सकते हैं माइग्रेंट्स में ला सकते हैं, या उनके लिए क्या सिचुएशन होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन अभी नहीं है, और बहुत ही डिफरेंट डेफिनेशंस है। सेंसस के अकॉर्डिंगली जो माइग्रेंट्स हैं वो अदर हैं, एनएसएस के अकॉर्डिंगली जो माइग्रेंट्स हैं वो अदर हैं। तो ये भी क्या करता है ओवरऑल, जब स्कीम्स देने की बात आती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात आती है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और हमारे पास एक प्रॉपर कंपाइलेशन, एक डाटाबेस को अवेल करने में हेल्प नहीं करता। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। एंड देयर इज़ ऑल्सो इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपडेशन। अब रजिस्ट्रेशन और अपडेशन का जो इशू है उसको भी हमें ख़त्म करना होगा। और यहाँ पे डाटाबेस का प्रॉब्लम मेन बताया गया है कि अगर आप डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं तो उससे कई सारे इश्यूज़ को हम काउंटर कर सकते हैं। फिर आधार कार्ड का जो डुप्लीकेशन है उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि उसको आप प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे। तो आधार लिंक डाटाबेस शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग सोशल सिक्योरिटी। तो आधार लिंक्ड अगर हम कर देते हैं डाटाबेस को, तो इससे हमें लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में मुश्किल नहीं आएगी। ओके, तो ये एक व्यू पॉइंट आपको देता है। नए लोग जो भी आए हैं वो बताएं कि कौन कौन लोग नए जुड़े हैं, और प्लीज़ डिस्कशन को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक इट। और अब आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट डे, उसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ, फिर आगे चल करके आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें ऑल ऑफ देम आर करेक्ट है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी वगैरह, उनको बता दें यहाँ पे ऑल ऑफ देम आर करेक्ट है। ये सारे जो गिवन सेंचुरी और नेशनल पार्क है वो हिस्सा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। दैट मीन्स ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नीति आयोग पर पूछा गया था। नीति आयोग में मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। इसका आंसर क्या था? सी था इसका आंसर। जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो जान लीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नीति आयोग अभी बीच में काफ़ी न्यूज़ में आ गया था। फाइन, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये वुमेन के इशू पर है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्होंने मुद्दा उठाया है, और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैंपेन अगेंस्ट इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप आर अ वे टू इनडायरेक्ट एंग्जाइटी ओवर लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल डिसरप्शंस। आपको समझ में आ गया है ना? कुछ राज्य अपने यहाँ पर कानून भी ला चुके हैं। डू यू नो कौन से स्टेट ने अभी एक कानून पास किया है एंटी कन्वर्जेंट एक्ट के नाम से? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि कौन से राज्य ने किया है एंटी कन्वर्जन एक्ट? कौन से राज्य ने पास किया है? फटाफट से बताएंगे। यहाँ पे उसी से एसोसिएटेड आर्टिकल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे बात हो रही है वुमेन के हिसाब से, ठीक है, वुमेन के इंडिपेंडेंस के हिसाब से, वुमेन के पास जो कंट्रोल उनकी लाइफ का होना चाहिए वो है या नहीं, उस चीज़ को लेकर के डिस्कशन हो रहा है। नाउ जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो कैसे आज भी कंट्री में डोमिनेट कर रहा है, आज भी आपके यहाँ पर जो लॉ बनाए जा रहे हैं उसमें उस चीज़ को डोमिनेट कर रहा है। ओके, सो सभी लोग आंसर करेंगे अपना अपना, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछती हूँ। प्रखर अपना आंसर एक बार रिविजिट करेंगे, करेक्ट कीजिए, रीचेक कीजिए अपना आंसर कि आपका आंसर सही है। सलोनी को डाउट है क्या आपने क्वेश्चन अपने आंसर पर? सुनाओ। पेट्रियार्की रिप्रेजेंट्स अ नेचुरल ऑर्डर फॉर सोसाइटी डिफाइंड बाय इट। एक नेचुरल माइंडसेट होता है सोसाइटी में, और एज यू नो पेट्रियार्कल सोसाइटी कहा जाता है इंडिया की सोसाइटी को। वेदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स लाए गए हैं वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए कई सारे कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड है? क्या आज वुमेन इंडिपेंडेंट है इंडिया में? क्या यहाँ पर ऐसी कोई भी परेशानी वुमेन के सामने नहीं है? तो आपको पता होगा इसका आंसर
दैट इज़ नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी ऐसे कई सारे सेक्टर में, ऐसे कई सारे जोनर में हम देखते हैं जहाँ पर वुमेन को आज अपलिफ्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऑन द अदर हैंड उनको एम्पावर करना, उनकी जो अपने राइट्स हैं उसको देना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज भी ये उनके पास नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, बट इंडिया में अगर हम देखते हैं तो एक पैट्रियार्कल साइन हमें दिखता है, और आज तो ऐसा है कि कुछ राज्यों के कानूनों में भी दिखने लगा है। क्या ये कंट्रोल देता है वुमेन को? तो इनका कहना है कि लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वुमेन सेक्सुअलिटी इज एग्जाम्पल ऑफ सच नार्की दैट कंसर्न नॉट ओनली द वुमेन सो कॉल्ड गार्जियन बट द सोसाइटी एट लार्ज। यहाँ पे ऐसे जो कानून बन रहे हैं, क्या वो वुमेन को इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, या फिर वो उनको नहीं, उनके परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को उनका गार्जियन बना दे रहे हैं? सो इस तरीके के कानून पर जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कैसे उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए आ सकता है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन अभी चलाया गया है जहाँ पे आप अगर डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जो वुमेन है वो जाना चाहती हैं तो उसको लेकर के किस तरीके से चीज़ों को डिफ़ाइन किया जा रहा है। जैसे कि आपको याद होगा ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट को कितना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया था, और कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को भी टारगेट कर लिया जाता है, कानून बना दिए जा रहे हैं। तो ये क्या डोमिनेंस को शो कर रहा है, राइट? सो ये सोसाइटी में जिस तरीके का डोमिनेंस आज है, पैट्रियार्कल माइंडसेट बढ़ता जा रहा है, ये वुमेन के इंडिपेंडेंस को, उनकी डिग्निटी को समहाउ कोलैप्स कर सकता है। आज नहीं तो ये कल हो सकता है, क्योंकि कानून जब आप बनाते हैं तो उस कानून में का अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो उसका फिर मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। और सिर्फ कानून नहीं, बल्कि जो सोचने का ढंग है, जो तरीका है, जो मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जब हम यूपीएससी में जाने की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनने की बात करते हैं, तो हमें दिल्ली के हिसाब से नहीं सोचना है, हमें बड़े बड़े शहरों के हिसाब से, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे, इनके हिसाब से नहीं सोचना है, बल्कि हमें एक गांव में जा कर के सोचना है। आप जब भी अपना आंसर राइटिंग करें, ऐसे राइटिंग करें, तो आप एक गांव में जाएं, अपने गांव में जाएं, वहाँ की सोसाइटी को देखें। और ख़ास करके जब भी आपको सोशल इश्यूज़ का मुद्दा डिस्कस करना हो तो आप ज़रूर अपनी सोसाइटी में चले जाएं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और तब देखिए कि आपकी वो सोसाइटी कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पर कितनी ऑटोनॉमी है वुमेन के पास, वहाँ पर कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं वुमेन के पास कि वो जॉब कर सकती हैं, उनको एजुकेशन दिया जा रहा है। सो समहाउ ये जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, neither in terms of only social issues but in political manners too, like जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी को रिमूव किया गया, इनका ये मानना है। फिर अकॉर्डिंग टू राइटर इनका मानना है कि कई सारे स्ट्रक्चरल बदलाव किए गए, जैसे कि जीएसटी, डिमोनेटाइजेशंस, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम, मतलब चेंजेस के बाद एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, इन्फोर्स हो गई, और इन चीज़ों ने भी वुमेन के इंडिपेंडेंस को हैम्पर किया है, क्योंकि इसने क्या किया, इकोनॉमी की स्थिति को थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे डाउनफॉल आया, ग्रोथ नहीं हो रहा है अब, तो इससे एम्प्लॉयमेंट पर किसका इम्पैक्ट जा रहा है? हालांकि ओवरऑल सब पे जा रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा हम देखेंगे, कंपैरेटिव देखेंगे, तो वुमेन के एम्प्लॉयमेंट पर बहुत इसका फ़र्क पड़ गया है। अब आप अगर फैक्ट डालना चाहें, अपने ऐसे वगैरह में यूज़ करना चाहें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सोशियोलॉजिस्ट हैं शिव विश्वनाथन, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है 2014 के पहले दैट दिस लैक ऑफ विजन और कोहेरेंट पॉलिसी विल इवेंचुअली बिकम अ मैटर ऑफ ए ह्यूज कंसर्न। अगर हमारे विजन में क्लैरिटी नहीं होगी, अगर हमारी पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं होगी, आपको पता नहीं कि आपने जो पॉलिसी मेकिंग की है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो आगे चल करके वो क्या करेगा, एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करेगा। और यही यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स में आपको दिया जा रहा है कि कैसे जो नई गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या प्रेजेंट पॉलिसीज़ हैं, वो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अगर वहाँ पे विजन क्लियर नहीं है तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दे रही है, जो बैकडोर या जो कि आपके डाउनग्रेड करने में एक कंट्रीब्यूशन है, समहाउ आप कह सकते हैं। बट हाँ, जब भी आप क्रिटिसाइज़ करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर क्रिटिसाइज़ करना है। लेकिन ये ऐसे पॉइंट हैं जिसमें अगर आप किसी सोशोलॉजिस्ट का जिक्र कर दें, किसी इकोनॉमिस्ट का जिक्र कर दें, तो आप बच जाते हैं और आपका आंसर पूरा हो जाता है, आप क्रिटिसाइज़ भी कर पाते हैं। तो जब भी आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना हो तो मैंने कई बार कहा है, डायरेक्ट नहीं करना है बल्कि इनडायरेक्ट वे में करना है। नाउ the chaos of the last few years and the constant churn, if not override precarity and the decline in standards of living, especially post-lockdown, have found expression in old fears and existential threats.
तो लॉकडाउन के बाद सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गई। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आज आप देख पा रहे हैं डिक्लाइन हो चुका है, बिकॉज लोगों के पास इनकम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सेविंग्स खत्म हो गई लोगों की लॉकडाउन में, राइट, क्योंकि उनको अपनी सेविंग से ही अपना भरण पोषण करना पड़ा। और इसने क्या किया, जो हमारे आपको याद होगा कोविड से पहले भी इकोनॉमिक स्लोडाउन था, उस स्लोडाउन को इसने और ज़्यादा गहरा कर दिया और सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई और वो सोसाइटी में ओवरऑल डोमिनेट कर गया। नाउ इफ़ द डोमिनेंट ऑर्डर इन इंडियन सोसाइटी रिप्रेजेंट्स बाय द अपर मेल कास्ट हिंदू टुडे फाइंड्स इटसेल्फ थ्रेटेंड, वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज मस्ट समहाउ बी द कल्प्रिट। हमें देखना है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं अपने शब्दों में, कि अगर यहाँ पे जो सोसाइटी है, अगर वहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है इंडिया में, तो वो क्या करती है, वो सिर्फ एक वुमेन को ही डोमिनेट नहीं कर रही है, बल्कि अगर आप देखिए तो जो वल्नरेबल सिस्टम है, पूरा कास्ट सिस्टम है, उसको भी कैसे ट्रिगर कर रही है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और वुमेन की इक्वालिटी पर फोकस करना है कि कैसे वुमेन की इक्वालिटी को इंश्योर किया जाए। खास करके यहाँ पर इन्होंने सेक्सुअल फ्रीडम की बात की है, उसको कैसे इंश्योर किया जाए, वुमेन की लाइफ उनके हाथ में हो, ये कैसे किया जाए। इसके लिए कई सारे आप स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका क्या मानना है, इंडिया की जो कल्चर है, यहाँ की सोसाइटी है, वो किस तरफ जा रहा है। नाउ बट देयर मूव रिफ्लेक्ट लैक ऑफ करेज टू वर्क अगेंस्ट वन of own patriarchal impulses shake a better future, a courage shown by the lawmaker in 1950s। तो देखिए जब संविधान बन रहा था तो वहाँ पे बहुत बड़ी एक कोशिश की गई थी कि वुमेन को के प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाए। इसके लिए बहुत सारे कानूनों को जोड़ा गया संविधान में। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसने चीज़ों को एंडेंजर्ड कर दिया है। यानी जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते थे, वुमेन को हेल्प कर सकते, सोसाइटी में आगे बढ़ा सकते थे, उसमें क्या हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसने उसको आगे बढ़ाने की बजाय पीछे कर दिया है। इसमें एक तरीके से सोच भी आगे जाती है। तो यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन देखा था लास्ट डे, उसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कौन कौन से देश शामिल हैं मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन में। जो लोग लास्ट डे डिस्कशन में नहीं थे वो अभी अपना आंसर बता सकते हैं। सो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना। तो अगर आपको याद हो मेकॉन्ग रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किसी को याद है मेकॉन्ग रिवर कहाँ से, किस कंट्री में ओरिजिनेट होती है? तो आपको अगर याद आ गया तो इसका आंसर क्या है, चाइना में ओरिजिनेट होती है। लेकिन जब हम मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन की बात करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर चाइना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस प्लेटफॉर्म पर चाइना नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो 5th वाला ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर देना है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हट जाएगा। ओके, और अगर आपको अच्छे से याद है कि म्यांमार तो है ही, म्यांमार अगर आपको मान लीजिए लाओस और कंबोडिया, थाईलैंड में आपको डाउट होता है और आपको म्यांमार का एकदम क्लियर पिक्चर है कि हाँ म्यांमार है, तो फिर इसमें आपका ऑप्शन जो है वो बी और सी में रह जाएगा, ए ऑप्शन भी हट जाएगा। बी और सी में 50-50 पर चले जाएंगे आप। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा, अगर किसी को बहुत अच्छे से क्लियर है, अगर किसी को थाईलैंड एकदम क्लियर है पिक्चर कि हाँ थाईलैंड तो है ही मेकॉन्ग में, तो सीधा आंसर आ जाएगा सी, बिना कुछ सोचे समझे एक बार में आपका आंसर निकल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता, कन्फ्यूजन, तो यहाँ पे 50-50 पर फिर भी आप आ जाएंगे, आपके आंसर के करेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। ओके, तो व्हाट इज द राइट आंसर? द आंसर इज सी। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड है। और क्या इंडिया है कि नहीं, प्लीज टेल मी। हेलो हेमंत, गुड मॉर्निंग, कैसे लेट हो गए आप? सो प्लीज राइट डाउन कि इंडिया मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन में है या नहीं। ये आपका एक नया क्वेश्चन, यहाँ से फटाफट बताइए इसका आंसर। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, यहीं पर ही इंडिया इसमें है। ठीक है, इसलिए मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है बायलैटरलिज्म वर्सेस मल्टीलैटरलिज्म। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आरसीईपी को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है तो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे मेंस में आपसे। ठीक है, कि अभी इस बार के मेंस में भी आ सकता है, पूरी संभावना है, आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है, चाहे वो इकोनॉमी में मिल जाए पेपर 3 में या फिर आपको वो पेपर 2 में आ जाए। नाउ तो अब हम डिस्कस करते हैं, आईआर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। तो हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं, 3 प्लेटफॉर्म का जिक्र होने वाला है पूरे आर्टिकल में। पहला एससीओ, डू यू नो अबाउट शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना है, फैक्ट है, बताइए फटाफट से, कब बनाया है एससीओ को? दूसरे प्लेटफॉर्म की हम बात करेंगे ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है।
और तीसरे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे RCEP की। तो अभी हाल ही में जो मल्टीलेटरल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, किसमें इंडिया ने ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन नहीं किया, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली। नाउ हियर SCO की बात करें तो इंडिया ने इसको अटेंड किया। 10 नवंबर को SCO की वर्चुअल समिट हुई थी और जिसको कि होस्ट किया था किसने होस्ट किया था SCO को, आई गेस रशिया ने, तो बताएंगे इसको किसने होस्ट किया था। सो यहाँ पे ब्रिक्स समिट जो हुआ है वो 17 नवंबर को हुआ है, जिसको कि रशिया ने चेयर किया है। और ये वर्चुअल समिट SCO की हुई है अभी 10 नवंबर को। प्लीज़ को बताएंगे किसी को अगर याद है कि होस्ट किसने किया था। इंडिया ने इसको अटेंड किया। और RCEP का जो आपका मीटिंग है वो 15 नवंबर को हुआ था। तीसरी मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने इसको साइन ऑब्वियसली नहीं किया है, तो RCEP को स्किप किया इंडिया ने, लेकिन ब्रिक्स और SCO को इंडिया ने अटेंड किया, ज्वाइन किया। ओके, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं वो उस पर रहना भारत के लिए कितना ज़रूरी है। दूसरा, जो डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं भारत के लिए वो किस लेवल पर हैं और उसको कैसे हमें एड्रेस करना है, उन कंसर्न्स को क्या हम मल्टीलेटरल पर फोरम पर रहते हुए भी एड्रेस कर सकते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली। आप सभी को क्लियर हो रहा है ना आर्टिकल? जो नए लोग हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। और जिनको कोई डाउट है वो क्वेश्चन भी पूछेंगे, जिनको भी कोई डाउट है वो अपना क्वेश्चन क्लियर करते जाएंगे। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीलेटरलिज्म एंड रीजनलिज्म। ध्यान दीजिएगा, आपने पता है ना, आपको IR में एकदम टॉपिक ये क्लियर है वहाँ पर, अगर आप सिलेबस आपको याद है तो। सो नाउ रोल टू प्ले इन अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री सच एज इंडिया, स्पेशली ड्यू टू द पोस्ट कोविड वर्ल्ड टेंडेंसी टू शट बॉर्डर टू ट्रेड एंड माइग्रेशन। तो आफ्टर कोविड जो सिचुएशन है वो हर जगह के बदल गए हैं और फॉरेन पॉलिसीज़ भी बदलती हुई नज़र आ रही है। IR में हमने कई सारे आर्टिकल को डिस्कस किया है कि कैसे भारत अपने जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में फिर से एक्टिव हो चुका है और कैसे इसको ठीक करना है। तो इसके लिए हमारे जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो विजिट पर हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। इवन आइलैंड कंट्रीज़ की तरफ हम रुख कर रहे हैं। इंडियन ओशन में जो कंट्रीज़ हैं उन पर हमारा फोकस बढ़ गया है। तो फॉरेन पॉलिसीज़ अभी एकदम बदल गई हैं। इवन सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड में बाकी देशों की भी, सभी लोग आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। और आत्मनिर्भर अभियान जो है वो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि और भी देशों का है जो लोग अचीव करना चाह रहे हैं, सो दैट कि कोविड सिचुएशन अगर कभी और आती है तो इसमें डिपेंडेंसी जो दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा होती है वो ना हो। और आपको बता दें कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है आज सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और बायलैटरलिज्म की अगर हम बात करते हैं, बायलैटरलिज्म में क्या है कि जब दो देश अपना बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रांग बनाते हैं, दो देशों का रिलेशन दैट इज बायलैटरल, और दो से अधिक देशों का रिलेशन इज मल्टीलेटरल। ओके, तो मल्टीलेटरल फोरम मतलब उस फोरम पर एक से मतलब दो से ज़्यादा, 3, 4, 5, 20, 25, 100 ऐसे लोग मौजूद हैं, कंट्री मौजूद हैं, और बायलैटरल में 2 कंट्री शामिल हैं। अब यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंसर्न है, डोमेस्टिक जो पॉलिसीज़ हैं और जो इश्यूज़ हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या बताते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि बायलैटरलिज्म अप्रोच जो है वो एक राइट अप्रोच है, वाइल अदर आर्ग्यूज, अदर लोगों का ये मानना है कि नेशनल इंटरेस्ट को बेटर सर्व करने के लिए मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क और फोरम ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ का मानना है जैसे कि RCEP को ज्वाइन हमने नहीं किया है तो लोग क्या कह रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या कहना है कि आप बायलैटरल फोरम पर बायलैटरल कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल अपना जो रिलेशन है उसको स्ट्रांग बनाइए, सो दैट वो आपके नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करेगा, उसको हेल्प करेगा। और अगर आप RCEP में जाते हैं तो उससे क्या हो सकती है, चीज़ें वर्स्ट हो सकती हैं। जो इंडिया में यहाँ का जो डोमेस्टिक कंपनी है, यहाँ के जो भी ऑक्यूपेशंस हैं वो हैम्पर हो सकते हैं। लेकिन कुछ का मानना है इसके ऑपोजिट है। ओके, अब 1990s के बाद का अगर आप सिनारियो देखते हैं तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल इमर्ज हुआ है, इकोनॉमी राइज हुई है, आगे बढ़ी है। और वो कैसे हुआ है, उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन का रहा है, लिबरलाइजेशन का रहा है, और उसमें जो हमारे मल्टीलेटरल फोरम्स हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। नाउ द अदर एग्जांपल्स, जो अगर आप मल्टीलेटरल फोरम्स की बात करते हैं तो वो क्या क्या हैं, एशियान है एज यू नो। और एशियान में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो कर लीजिएगा याद, ठीक है।
और 10 देश हैं टोटल आसियान में। इसके बाद SCO इसकी हम बात कर रहे हैं। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क और बिम्स्टेक का कंपैरिजन कई बार पूछा जाता है, इवन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर IBSA, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका कोलिशन। तो ये सारे कोलिशंस ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इंडिया को, काफ़ी हेल्प किया इंडिया को आगे बढ़ने में, और हम आगे बात कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। तो SCO से स्टार्ट करते हैं। 2001 में फाउंड किया गया SCO को, और इसमें इंडिया और पाकिस्तान ने बहुत बाद में ज्वाइन किया, अगर आपको याद है। टोटल 8 मेंबर कंट्री हैं SCO में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, चलिए फटाफट से एक आंसर दे दीजिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्लीज़ राइट डाउन द आंसर राइट नाउ। बाकी सारे लोग बी एक्टिव हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। सो कहाँ पर हेडक्वार्टर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? प्लीज़ राइट डाउन फास्ट। 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इंडिया पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया उसको और कहाँ पे ज्वाइन किया, ये भी आपको याद है क्या? कजाकिस्तान में समिट हुई थी, वहाँ पर ज्वाइन किया इंडिया और पाकिस्तान ने, आई गेस 2017 में, जो मुझे याद आ रहा है। नाउ इंडियाज़ इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइज द नीड टू एक्सेस सेंट्रल एशियन स्टेट, और इसमें ऑब्वियसली चाइना और रशिया जो है वो पहले से हैं इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया ने इसको बाद में ज्वाइन किया है, तो वो अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया को नहीं मिल पा रही है जो उसमें मिलनी चाहिए थी, या वो जो जगह होनी चाहिए थी वो समहाउ इंडिया को अभी नहीं मिल पा रही, बिकॉज इंडिया इसमें लेट एंटर्ड है। ओके, सभी लोग अपना आंसर बताएंगे। जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ, आई वॉन्ट आंसर हेयर। जो लोग बाद में सुन रहे हैं डिस्कशन को वो भी अपना आंसर करेंगे। ओके, जो अभी लाइव में नहीं आ पाते हैं वो भी अपना आंसर करेंगे। पूछा गया है हेडक्वार्टर, आप कंट्री भी बता सकते हैं और आप प्रॉपर प्लेस भी बता सकते हैं। जैसे सूरज ने बताया है बीजिंग, ओके, आंचल ने बताया मनीला फिलीपाइंस, ओके, प्रभाकर ने बताया बीजिंग। ओके, तो आपको बताना है कंट्री का भी आप नाम बता सकते हैं और प्लेस भी बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ कहाँ पर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, दैट इज़ बीजिंग चाइना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो शंघाई में होगा, लेकिन शंघाई में नहीं है, लेकिन बीजिंग चाइना में। ओके, तो ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और मेन एम क्या है SCO का? टेररिज्म, ठीक है, उससे फाइट करना। पेंडेमिक से अभी कैसे वैक्सीन को डेवलप किया जाए उससे फाइट करना। जो रीसेंट मीटिंग हुई है इसमें इन्हीं कंसर्न्स को उठाया गया है, उस पर बात की गई है। तो एक तो टेररिज्म और दूसरा अभी कोविड के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कैसे एड्रेस करना है, और वैक्सीन डेवलपमेंट पर कैसे काम करना है। तो ये 3 चीज़ों पर बात हुई है, इसलिए आपको इसमें ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन बताइए, अब आंसर आ गया आपके सामने, क्वेश्चन आ गया। ब्रिक्स को लेकर के ही क्वेश्चन है। कौन कौन से कंट्री हैं इसमें? अभी मैंने आपको जस्ट आंसर बताया है पिछले स्लाइड में। सारे लोग एक्टिव रहेंगे प्लीज़, डिस्कशन में अंत तक बने रहेंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, ABCD। आप जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर। आप सभी को पता है इसका आंसर, आई एम टेलिंग यू, सबको मालूम है। सो सभी का आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स से ही जुड़ा हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? हैव इम्पैक्टेड अपॉन इंटरनेशनल गवर्नेंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द वे दैट द ब्रिक्स हैव इम्पैक्टेड अपॉन इंटरनेशनल गवर्नेंस? ओके, प्रभाकर का कहना है चाइना तो कभी टेररिज्म पर बोलता नहीं है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि चाइना के जिस प्लेटफॉर्म पर है उसमें कई सारे प्लेटफॉर्म पर टेररिज्म पर फोकस किया जाता है। आपको याद होगा ब्रिक्स का जब समिट हुआ था तो वहाँ पे, इस साल नहीं पहले की बात है, वहाँ पे चाइना ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था इंडिया को। और इंडिया और चाइना के अगर हम कॉमन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें टेररिज्म भी एक आता है। एक तो एनर्जी सिक्योरिटी आती है, क्लाइमेट चेंज आता है, और टेररिज्म पर भी इंडिया और चाइना का एक मत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली एक्टिवली कई बार चाइना को नहीं देखा जाता है, या फिर कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर चाइना कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जैसे UNSC में जब टेररिस्ट घोषित करने की बात आई तो वहाँ पर चाइना ने वीटो लगा दिया था। तो ये सारे जो चाइना के स्टेप्स हैं वो समहाउ उनके ऑब्वियसली एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेप को बताते हैं, लेकिन टेररिज्म पर चाइना इश्यूज़ को उठाता है। तो ये याद रखिएगा आप। इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू यू? दे हैव नाउ बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC। क्या ब्रिक्स के सारे ही देश जो UNSC हैं उसमें परमानेंट मेंबर हैं? दूसरा है, दे ऑल आर नाउ मेंबर ऑफ G20। सारे देश G20 के मेंबर हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तीसरा है कि ब्रिक्स हैव मैनेज्ड इन सम इंस्टेंट टू एक्ट टुगेदर टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन ट्रेडिशनली पावरफुल स्टेट एज US। क्या ऐसा है? नन ऑफ द अबव। अपना आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर बताइए, आपके अकॉर्डिंगली क्या आंसर होगा।
सबका आंसर आ गया है क्या? आपको क्वेश्चन नंबर भी डालना है, 1 2 करके लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नाउ इसमें सही आंसर होगा कि दे ऑल आर नाउ द मेंबर ऑफ G20। ओके, सारे ही लोग G20 के मेंबर हैं जो भी ब्रिक्स में हैं। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। आंसर इज बी, 2 का आंसर होगा बी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या कहा गया है? अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हमने डिस्कस कर लिया, हम ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स 2009 में एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल ग्रुपिंग की तरह आया। इसमें 41% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है कंट्रीब्यूट करता है, और 1/4 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी यानी कि 70% ऑफ टोटल लैंड भी ब्रिक्स कंट्रीज़ के पास है, और वर्ल्ड की इकॉनमी का 1/4 भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ब्रिक्स में ऐसे ऐसे देश हैं, अब देखिए भारत है, चाइना है। आप देखिए जब पॉपुलेशन के मामले में बात करेंगे तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 41% वर्ल्ड के पॉपुलेशन का इन्हीं दोनों इन सारे देशों को मिला करके, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाइना और इंडिया का है इसमें। फिर इकोनॉमी में भी हम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ब्रिक्स में जो नेशन है वो एकदम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में से एक है। इसीलिए कई बार कहा गया है कि अगर ये देश आपस में मिल जाएं, एकजुट हो जाएं, जिस तरीके का कॉपरेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में है, आप देखिए EU में देख लीजिए या TPP में देख लीजिए, तो यहाँ पे अगर ऐसा कंट्रीब्यूशन ब्रिक्स में हो जाए तो जितने देश हैं ये सारे देश बहुत अच्छा आगे परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे वो ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, सबके पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन क्या होता है कि कई अलग अलग इश्यूज़ की वजह से इनके बीच में वो कॉपरेशन कई बार इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में से एक हैं, इसलिए इंडिया भी चाहता है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। एन आइडिया ऑफ कॉमन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सच एज ब्रिक्स रैंक अट्रैक्टिव टू द स्टेट लाइक इंडिया। इंडिया के लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस भी लेकर के आता है। फॉर्मल शेयर ऑफ पार्टिसिपेंट कंट्रीज इंडियाज इम्पोर्ट इज़ अराउंड 34%। ओके, तो ये पूरा ब्रिक्स का है जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ गवर्नमेंट ऑपरेट्स एज फॉरमोस्ट हर्डल इनिशिएटिंग क्रिमिनल कंप्लेंट्स। तो टेररिज्म को लेकर के भी ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर बात हुई है और उसको कैसे काउंटर करना है उसको लेकर के भी डिस्कशन चलता रहता है कि चाइना इसमें सपोर्ट करे, इंडिया के साथ आए और बाकी जो देश हैं वो सपोर्ट करें। ओके, नाउ 5 से लेकर के 18 के बीच का सिचुएशन यहाँ पे बताया गया। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ये प्रीवियस आर्टिकल का रह गया है, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इसमें क्या कहा गया है, आरसीपी की बात की गई। तो ब्रिक्स का हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आरसीपी की बात करते हैं। आरसीपी में क्या कुछ है? आरसीपी में आपको याद होगा इंडिया का पूरा मन था इसमें ज्वाइन होने का, पूरी प्रॉपर बातचीत हो गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इंडिया ने उसको ज्वाइन नहीं किया। इसके कई सारे कॉज हैं। सबसे पहला कॉज तो ये है कि इंडिया ने जो इसमें बताया गया था कि आप चेंजेस कीजिए फिर हम इसको ज्वाइन कर पाएंगे, उसमें सारे फ्रेमवर्क को शामिल नहीं किया गया। जो भी इंडिया के कंसर्न्स थे, इश्यूज़ थे, सारे इश्यूज़ को इसमें रिजॉल्व नहीं किया गया। इस वजह से लास्ट मोमेंट में इंडिया ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। आरसीपी में आसियान देश तो हैं, इसके अलावा चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसमें शामिल है, साउथ कोरिया भी है। इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। ओके, तो ये याद रखना है, आसियान के सारे देश और ये सारे देश अब 5, पहले आसियान +6 थे लेकिन अब इसमें आसियान +5 है बिकॉज इंडिया नहीं है। तो अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने का जो फैसला है वो कितना सही है कितना गलत है, इस पर डिस्कशन डिबेट चलता रहता है। आरसीपी जो है वो 30% ग्लोबल इकोनॉमी का कॉन्स्टिट्यूट करता है और साइज़ जो है ओवरऑल वो $26.5 ट्रिलियन है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं कि भारत को उसको ज्वाइन करना चाहिए था बिकॉज भारत को इससे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता था और कहीं ऐसा ना हो कि भारत इससे दूर रह जाए। एक अपॉर्चुनिटी जो भारत के पास मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। और इससे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप अगर आपको लगता है कि डोमेस्टिक कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं तो अपने डोमेस्टिक कंपनीज़ को आप सपोर्ट कीजिए, उसको आप स्ट्रांग बनाइए, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो कीजिए, जो कैपिटल आपको इन्हांसमेंट करना है वो कीजिए देश में, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को आपको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप क्या लिखेंगे। अब इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, ओके, तो इट्स फिक्स नाउ कि आरसीपी को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। तो आपको आपका जो कंक्लूजन होगा वो इसके फेवर में होगा कि ओके इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं भारत को। और आप ये लिख सकते हैं कि अगर हमें अपने ट्रेड को बढ़ाना है तो हमें बायलैटरल जो हमारा कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन, हम उसको स्ट्रांग कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए। तो हमें एक ये भी एंगल देखना होगा हमेशा कि भारत में जो कानून बने हैं या जो भारत ने स्टेप लिया है फॉरेन पॉलिसी में वो स्टेप क्या लिया। अगर स्टेप ले लिया है तो आपको उसको सपोर्ट करना है। ओके, क्रिटिसाइज आपको एक बहुत लिमिटेड वे में करना होता है।
नाउ ज्वाइनिंग द ब्लॉक वुड मीन ओपनिंग इट्स एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज सेक्टर। अगर आप इसको ज्वाइन करते तो आपके पास एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर ओपन हो जाता और उसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे। टर्म रिगार्डिंग ट्रैफिक इशू, tariff issue, the most favored nation status, concern about dumping etc, that is unfavorable to India। अगर क्योंकि क्या होता है, आप जैसे इसको ज्वाइन करते तो आप सभी के साथ फ्री ट्रेड में आ जाते और वहाँ पे आप टैरिफ इम्पोज नहीं कर सकते थे और धीरे धीरे चाइना का माल जो है वो हो सकता है कि डंपिंग में शुरू हो जाता। अच्छा, आपको पता है डंपिंग किसको बोलते हैं? व्हाट इज़ डंपिंग? इकोनॉमी में ट्रेड के टर्म्स में हम बात करेंगे तो डंपिंग किसको कहा जाता है? प्लीज़ राइट है, राइट डाउन हेयर, डंपिंग किसको कहा जाएगा? देखिए आरसीपी की अगर आप बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म में ये अभी भी कहा गया है कि भारत के लिए आरसीपी का प्लेटफॉर्म आज भी ओपन है, आगे इंडिया इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। तो आरसीपी ने क्लोज नहीं किया अपना डोर इंडिया के लिए, इंडिया उसमें विलिंग नहीं है ज्वाइन करने के लिए। नाउ प्लीज़ आप लोग बताएंगे डंपिंग का मतलब क्या है इकोनॉमी में, ट्रेड के टर्म्स में अगर हम बात करें तो। ओके, सो डंपिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई देश में जो सामान बिक रहा है वो उस देश में महंगा मिल रहा हो, लेकिन वहाँ से जब उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो वो दूसरे देश में उससे सस्ते दाम पर बेचा जा रहा हो। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब होता है डंपिंग, कि आपके यहाँ पर वो सामान 10 रुपये का है और वही सामान जब आप इंडिया में बेच रहे हैं तो वो सामान वहाँ पे आप 5 रुपये या 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसको आप डंपिंग कह सकते हैं। ओके, बहुत ही चीप प्राइस पर जब आप उसको बेच रहे हैं, फाइन। तो उससे क्या होता है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वो हैम्पर होने लग जाती है जिस देश में वो सामान जा रहा है वहाँ की। नाउ इंडिया हैज़ टू एंगेज विद रीजनल ग्रुपिंग इन स्ट्रॉन्गर वेज। ऑब्वियसली रीजनल ग्रुपिंग को बढ़ाना होगा अगर आपको चाइना के पोजीशन को यहाँ पे इम्पैक्ट करना है, अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि चाइना ने बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन और एक बहुत अच्छा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। तो इस एंगल से इंडिया को भी फोकस करना होगा। इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू परस्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। आपके चाहे कुछ भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो, आपको उसको पीछे छोड़ते हुए आपको कैसे आप अपना इकोनॉमिक स्ट्रेंथन और पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में सोचना होगा। नो डाउट इंडिया इज़ डूइंग द सेम। इसके लिए आपको सार्क, बिम्स्टेक, इन सारे नेशंस को, नेपाल के साथ अपने रिश्ते को, चाहे वो बांग्लादेश के साथ रिलेशन हो, जैसे कि अभी बहुत सारे कानून भारत में लाए गए हैं, चाहे वो सिटीजनशिप एक्ट हो या फिर वो मैप जो शो किया गया है जिसमें कि नेपाल को काफ़ी नाराज़गी है, और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उसको आप कैसे सेटल डाउन करते हैं इन देशों के साथ और अपना कोऑपरेशन बढ़ाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है और ये इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेके जाने में सक्षम होगा। तो इंडिया को रेजुविनेट करना होगा। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि बिम्स्टेक, IOR, ARC, इन सारे प्लेटफॉर्म को इंडिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपने एलाइज़ को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और साथ में जो एलाइज़ में आप ऐसा नहीं कि आप वेस्टर्न इकोनॉमी से, वेस्टर्न कंट्रीज से आप बहुत ज़्यादा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, EU और अमेरिका, तो बहुत ही सब अच्छा जाने वाला है। आपको अपने रीजनल लेवल पर भी, आपको अपने नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। सो इंडिया शुड नॉट अलाउ अ रिसेशन फॉर मल्टीलेटरलिज्म इन इट्स डिप्लोमेटिक विजन, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप अगर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो उससे आपके यहाँ पर रिसेशन नहीं आना चाहिए, आपकी इकोनॉमी आगे बढ़नी चाहिए। तो क्वेश्चन दिया गया है, इसका आप लोग आंसर लिख करके अपलोड करेंगे कहाँ पर? IAS दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप पर। ओके, तो ऐसे ही सारे लोग डिस्कशन में ज्वाइन करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत सारे लोग आते हैं, कमेंट करते हैं खूब सारे, तो रियली बहुत हेल्प करता है हमें और बहुत अच्छा लगता है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? द आंसर इज B, दैट इज़ फ्रांस। ओके, इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं और अच्छे डिस्कशन और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। सो आप में से, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, उतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी रिक्वेस्ट भी है, ये हमारी नीड भी है और इस वजह से मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट अस। ओके, और जिन भी बच्चे को कोचिंग ज्वाइन करना हो, आंसर राइटिंग में हेल्प चाहिए हो और ओवरऑल टेस्ट सीरीज में हेल्प चाहिए, वो हमें अप्रोच कर सकता है गिवन नंबर पर, दैट इज़ ऑन द स्लाइड 8750069419। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है, करंट अफेयर्स के टेस्ट के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स टेस्ट मिलेगा। 6 दिसंबर का टेस्ट का लिंक आपको इवन टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं 6 दिसंबर वाला। आगे के टेस्ट भी अपलोड कर दिए जाएंगे। वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, IAS दरबार का वेबसाइट है,
वहाँ पर आपको पूरा शेड्यूल भी मिल जाएगा कि कौन से दिन में कौन सा टेस्ट है, कौन से मंथ का टेस्ट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक्स लॉट, कीप स्टडिंग।